हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये अपना डे 6 है सीरीज 95% प्लस का। इस सीरीज में अपन कंप्लीट क्लास 12 की मैथ्स को 45 डेज में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में फर्स्टली अपन देखेंगे टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। और इस चैप्टर में अगर अपन बात करें तो पर्टिकुलरली अपन देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, जिसको अपन डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज अपन बात कर रहे हैं दो क्वांटिटीज का, जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो y हो सकता है, सेकंड अपना x हो सकता है। फर्स्ट क्वांटिटी अपनी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, दूसरा अपना टाइम हो सकता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन बात करें ऑन एन एवरेज तो वो अपना होता है वेलोसिटी। बट यहाँ पे सिंस अपन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज तो यहाँ पे अपन निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। सेकंड अपन देखेंगे टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन विच इन टर्न्स विल हेल्प अस टू लोकेट पॉइंट्स एट विच लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू लोकली ऑफ ए फंक्शन अकर्स। तो यहाँ पे अपन बेसिकली क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे अपन टर्निंग पॉइंट्स पता करेंगे। टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं किसी ग्राफ के अंदर। सपोज करो ये अपना एक ग्राफ है किसी फंक्शन का, तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट की जो बात की है तो देखो इस पॉइंट पे अगर बात करें, इन इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ इस तरीके से, तो इस पॉइंट से पहले देखो जो अपना फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे अपना y बढ़ रहा है। बट जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे अपन तो वहाँ पे उससे आगे जब बढ़ेंगे तो अपने पास में डिक्रीजिंग हो जाता है फंक्शन। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y घट रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये जो पॉइंट है ना, जैसे ये पॉइंट है, अब जैसे अगले पॉइंट की बात करें इस पॉइंट की, तो यहाँ पे देखो फंक्शन डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे आने के बाद इससे आगे जब बढ़ेंगे तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, दीज आर टर्निंग पॉइंट्स, जिसको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं अपन। क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो फंक्शन है वो उसका बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर मीन्स इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाएगा, जैसा कि यहाँ हो रहा था। नेक्स्ट अपन ने ये भी बोला है कि ये चीज अपने को हेल्प करेगी लोकेट करने में, क्या, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, लोकली और ग्लोबली दोनों देखेंगे। लोकली मतलब आसपास, अपने आसपास के पॉइंट्स से, ठीक है, और ग्लोबली अपन बात करेंगे कंप्लीट डोमेन के अंदर कि हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी और लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, देखेंगे अपन आगे। तो यहाँ पे अपने को इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू पता करनी है, तो वो कौन सी होगी, वो ये होगी। मान लो ये पॉइंट ए है तो एफ ऑफ ए विल बी इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू। वहीं पे अगर मैं बात करूं, मान लो ये पॉइंट बी है तो ये एफ ऑफ बी ये अपना हो जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। इन सब चीज़ों को डिटेल्ड तरीके से अपन अभी लेक्चर्स में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे टू फाइंड इंटरवल्स ऑन विच ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, ये जो फंक्शन है सपोज करो इसका जो डोमेन है, मैं बोल देता हूँ लेट्स से दिस इज पॉइंट ए और ये वाला बी है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो फंक्शन का डोमेन ऑफ द फंक्शन इज लेट्स से ए कॉमा बी, ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं क्या कि इंटरवल्स, वो इंटरवल्स बता रहे हैं जहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का मैं नाम देता हूँ। लेट्स से दिस इज x इक्वल्स टू ए और बी तो ले लिया, दिस इज c, ये वाला है अपना d। ठीक है। तो यहाँ पे अपन अगर बात करें इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन तो वो क्या होंगे, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो देखो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है, a टू c है, दूसरा अपना d टू c है। इन दो इंटरवल्स में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। इसी तरीके से अगर इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग का अपन बात करें तो वो कौन सा है, दैट इज सी टू डी। इसके अलावा तो कहीं डिक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि फंक्शन का डोमेन ही कहाँ से कहाँ है, ए से लेके बी तक है। क्लियर है बात। चलिए अब अपन वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होगा यहाँ पे दैट इज व्हाट इज रेट ऑफ चेंज। बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता क्या है, सेकंड हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे अपन देखो एक चीज़ देखते हैं। मैं बोलता हूँ सपोज करो अपने पास में अपन ने ग्राफ लिया, लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है। अब यहाँ पे कोई फंक्शन है, लेट्स से y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का अपन ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ से अगर मान लो मैं इस तरीके से बोलूँ तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट्स से ये जो मेरा पॉइंट है दिस इज a एंड दिस इज b। ओके। तो यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी पॉइंट a पे, तो उसको अपन बोल देते हैं लेट्स से f ऑफ a, और b पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी f ऑफ b। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ पे जब अपन बात करते हैं ना जैसे ए से बी, तो यहाँ पे अपना जो चेंज है ध्यान से देखो ये लार्ज है, स्मॉल चेंज नहीं है ना। क्या मतलब है, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैं बोलता हूँ लेट से डेल्टा वाई क्या होगा, दैट विल बी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेल्टा एक्स क्या है, ए से बी में जा रहे हैं अपन, तो ये हो गया बी माइनस ए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो वो अपना हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इसको बेसिकली अपन बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इंटरवल लिया है वो अपन ने एक लार्ज इंटरवल लिया है ए से बी। अब वहीं पे अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, लेट से मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, तो इस पॉइंट का मैं नाम ले लेता हूँ, लेट से दिस इज एक्स इक्वल्स टू सी, दिस इज सी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई चाहिए, तो ध्यान से समझना इस रेट ऑफ चेंज को, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन क्या कर रहे हैं, ये जो दो पॉइंट है इनको श्रिंक करके अपन यहाँ पे लेके आ गए, है ना। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज होगा इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये दिखने में कैसा होगा, दिखने में वैसा ही होगा जैसे क्लास 11th में अपन ने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे आया था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एट पॉइंट x इक्वल्स टू सी जो वैल्यू ऑफ एफ एक्स होगी दैट विल बी एफ ऑफ सी। तो मैं बोल देता हूँ लेट से इस पॉइंट सी के बगल में एक दूसरा पॉइंट और है, जस्ट इसके बिल्कुल साइड में है, ठीक है। उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ दैट इज सी प्लस एच। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हो जाएगी अपनी एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई फाइनल क्या है, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस इनिशियल वाई क्या है, दैट इज एफ ऑफ सी, ठीक है, अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। तो सी से सी अपना कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। अब एक चीज देखना, अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो। अब ध्यान से समझना इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो सी प्लस एच अपन ने यहाँ लिखा है ना, तो h अगर जीरो को अप्रोच करेगा मतलब ये जो पॉइंट है इस जस्ट इस पॉइंट के साथ में कोइंसाइड करेगा, ठीक है। अगर h अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो को दो तरफ से अप्रोच कर सकता है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जीरो से थोड़ा छोटा हो सकता है। जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा तो पॉइंट होगा राइट हैंड साइड में, और अगर जीरो से छोटा है तो वो होगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि c प्लस एच नेगेटिव हो जाएगा, जीरो से छोटा होगा तो ये पॉइंट हो जाएगा c नेगेटिव, जिसको अपन बोलते हैं क्या, अगर मैं यहाँ पे इस लिमिट को एक्सपेंड करता हूँ, एक आएगा जीरो पॉजिटिव, एक आएगा जीरो नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव वाले को अपन बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड एच अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव आता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और यही अपना क्या था, दिस वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे जो अपन ने निकाला है वो क्या निकाला है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये बिल्कुल छोटा सा जो चेंज है वाई में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को ही अपन बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है ना ये बात। चलिए अब आपको एक चीज और समझनी है। मैं बोलता हूँ लेट से यहाँ पे अपन एक फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। लेट से y इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपना एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये अपना y एक्सिस है, दिस इज x, ओके। अब यहाँ पे मान लो मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, एक पॉइंट ये है मेरा और दूसरा पॉइंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट को बोलता हूँ a एंड दिस इज b। ये अपना f ऑफ a हो जाएगा एंड दिस इज f ऑफ b, ठीक है। मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालता हूँ, तो अपन क्या करते हैं, अपन बोलते हैं f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये बेसिकली है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चीज क्या है ऊपर वाली, अगर मैं मान लो इस तरीके से इनको ज्वाइन कर देता हूँ जो पॉइंट्स हैं इनको, ठीक है। अब एफ ऑफ बी माइनस ए, तो बेसिकली इस ट्राइंगल की ये साइड आ गई, ठीक है, ओके, अपॉन बी माइनस ए। तो बेसिकली अपन इसी की बात कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे में से अपन ये माइनस कर दे रहे हैं, तो अपने पास इस ट्राइंगल की ये बेस आ गया,
ये वाला। तो बेसिकली अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये थीटा जो है बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस के साथ भी इतना ही एंगल बनाएगा क्योंकि देखो दोनों पैरेलल है ना। तो अगर इसको मैं थीटा बोलता हूँ तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये बेसिकली बताएगा टेन थीटा को। क्यों बताएगा? क्योंकि टेन थीटा जो होता है दैट इज पी बाय बी। तो इस ट्राइंगल के अंदर इस थीटा के सामने वाला ये है अपना पी, और इस थीटा के साथ में जो साइड है उसको बोलते हैं बी। तो ये पी ऊपर वाला पी ही है ये, और अपॉन बी। एंड टेन थीटा को अपन स्लोप भी बोलते हैं। तो क्या ये चीज़ मेरी स्लोप के इक्वल हो गई? बात समझ में आ रही है? मतलब क्या बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है अपने पास मिली है यहाँ पे, कौन से वाली? ये वाली। इस लाइन का स्लोप बता रहा है क्या? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आते हैं अपन मुद्दे की बात पे। अपन बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। तो डेरिवेटिव्स में अपन बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की। तो यहाँ पे सपोज करो मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे अपन ने dy बाई डी एक्स निकाला है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स निकलेगा, ये पॉइंट C है सपोज करो, ये मेरा dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ मैं एट x इक्वल्स टू C। तो बेसिकली dy बाई डी एक्स मेरे को क्या बताएगा? स्लोप ही तो बताएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस केस में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट का स्लोप बताएगा क्या? dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे अपने को dy बाई डी एक्स दो चीजें बता रहा है। फर्स्ट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड सेकंड इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्लियर है ना ये बात? चलिए अब यहाँ पे अपन कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पहले जो पढ़ा है अपने को पता है लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स एक इस तरीके से फंक्शन है जिसका ग्राफ अपने को राइट हैंड साइड में दिया है। तो dy बाई डी एक्स क्या है? बेसिकली एफ डैश एक्स है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वहीं पे अगर मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एट x इक्वल्स टू a, तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश a, और ये बताएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू a। क्लियर है ना बात? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू a दैट इज f डैश a। दूसरी चीज क्या बताएगा? अभी अपन ने सीखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p, क्योंकि यहाँ पे जो ये पॉइंट p है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? a। नेक्स्ट बोल रहा है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। ये अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर दो फंक्शंस अपने को प्लस या माइनस में दिए हैं तो उनका डेरिवेटिव लेना है। तो बेसिकली आप क्या करो, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लो। प्लस है तो उन दोनों को प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। इसी तरीके से यहाँ प्रोडक्ट रूल दिया हुआ है। जब दो फंक्शंस u एंड v प्रोडक्ट में है तो उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए अपन फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड को एज इट इज रखते हैं, या रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। दूसरा अपन ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट का डेरिवेटिव लो, v एज इट इज रखो, प्लस u का एज इट इज रखो और v का डेरिवेटिव लो। एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं। जब दो फंक्शंस डिवीजन में दिए हैं u बाई v, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अपन करेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को एज इट इज माइनस फर्स्ट को एज इट इज इंटू सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अपन देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब देखो यहाँ पे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहाँ पे अपन ने ये y एक्सेस, ये x एक्सेस और यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ ले लिया था। अब मान लो y एक्सिस पे अपने को गिवन है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ पे अपने को गिवन है टाइम। डिस्प्लेसमेंट है मीटर में बोलता हूँ, टाइम है सेकंड्स में। तो यहाँ पे जब अपन इसका डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन एफ एक्स का, y इक्वल्स टू एफ एक्स का, तो बेसिकली अपन क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपने को वेलोसिटी निकालनी है तो बेसिकली अपन क्या करेंगे? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है तो अपन करेंगे dy बाई डी एक्स, और अपने को बोला है x इक्वल्स टू, यहाँ पे t दिया है, टाइम बोला है अगर, तो t इज इक्वल्स टू वॉट एवर लेट्स से a, तो अपन वो वैल्यू रख देंगे f डैश a इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसके अंदर। अब यहाँ पे अपन वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली यहाँ पे कुछ मैंने स्टेप्स लिखे हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली आप उनको सॉल्व कर पाओगे। तो स्टेप्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो अगर अपने को कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी हुई है तो वहां पे अपन ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट इज राइट व्हाटएवर वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। मतलब क्या है? अगर कोई फिगर की बात कर रहा है तो उसको ड्रॉ करो, एंड जो भी वैल्यू अपने को प्रोवाइडेड है, व्हाटएवर वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ध्यान रखना है, कुछ भी एक वैल्यू अपने को दे दी गई क्वेश्चन के अंदर तो उसको अपन एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, एंड जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए या फाइंड करने के लिए बोला गया है वो आपको लिख देना है। तो ये तो हुआ है स्टेप 1, ठीक है। सेकंड स्टेप में अपने को लिखना है फॉर्मूला। राइट द फॉर्मूला फॉर द क्वांटिटी हुज रेट ऑफ चेंज इज टू बी फाउंड। अपन रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं तो अपने को वहां पे किसी क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लिखना है।
थर्ड स्टेप जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है बेसिकली ये काम आएगा अपने मैक्सिमा मिनिमा के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ अपन इसको यूज़ में लेंगे। सेकंड के बाद में आपको सीधा फोर्थ स्टेप पे आना है। फोर्थ स्टेप है फाइंड dy बाई डी एक्स। किसी पॉइंट पे पूछा है तो अपने को dy बाई डी एक्स एट दैट गिवन पॉइंट बात कर लें। क्लियर है? तो चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, वहां से आपको क्लियर आइडिया मिलेगा अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये अपन ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 से लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अपने जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं भाई। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गिवन। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है एक सर्कल की, और इस सर्कल की जो रेडियस है दैट इज लेट्स से r। अब अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है, तो अपने एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब अपने से पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दैट इज डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 3। डी ए बाई डी आर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एरिया को विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 2 सामने आ जाएगा ये, एंड 2 - 1 1 होता है। तो यहाँ पे डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा अपना, दैट विल बी 2 पाई आर। और अपने से पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस जब रेडियस 3 हो, तो यहाँ पे डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल्स टू 3 दैट विल बी 2 पाई इंटू 3 दैट इज 6 पाई। और ध्यान रखना है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यहाँ पे यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बात? चलिए नेक्स्ट अपने को एनसीईआरटी के बुक के अंदर क्वेश्चन पूछा गया मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर ना। बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट दैट इज यूनिट्स। थोड़ा सा मैं इसका आइडिया देता हूँ आपको किस तरीके से चीज काम करती है। सपोज करो एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ मशीन्स होंगी, वहाँ पे लेबर होगा। अब एक चीज समझना कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो कि पर डे 50 गुड्स बनाती है। अब यहाँ पे जो मशीन्स है, सपोज करो मशीन्स जो है मैं बोलता हूँ रुपीज लेट से 100 की है, वो लेबर जो है पर डे वो अपना उसका जो चार्ज है दैट इज ₹20। तो टोटल अपने पास में 120 रुपीज का खर्चा आया, और अपन ने चीजें कितनी बनाई 50। एक जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी कॉस्ट क्या होगी वो कैसे निकालेंगे अपन, तो जो कॉस्ट होगी वो होगी 120/50। तो यहाँ से अपन जब इसको कट करेंगे तो आएगा ₹2.4। तो जो एक सामान है उसकी जो कॉस्ट लगी है अपने को वो लगी है 2.4। देखो इसके अलावा और भी चीजें होंगी ना, रॉ मटेरियल है, वो सब चीजें होंगी। अब रॉ मटेरियल है वो तो देखो जितनी चीजें बनाओगे उतना ही ज्यादा कंज्यूम होगा। पर यहाँ पे एक चीज समझना, जो मशीन है, मशीन तो भाई वही है ना, फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी। 5 चीजें बनाओ, 10 बनाओ, 50 बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेबर जो आ रहा है वो लेबर उतना ही आएगा भाई, उसको महीने का जो सैलरी देनी है वो उतनी देनी है। तो अगर मान लो ये इसकी फिक्स्ड कॉस्ट हुई किसकी, उस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर करने के अंदर जो अपने खर्चा आया है। अब मान लो मैं 50 की जगह 100 चीजें बनाने लगा, 100 गुड्स पर डे। तो अगर मैं 100 गुड्स बना रहा हूं तो यहाँ पे मेरी कॉस्टिंग एक गुड की कितनी होगी, तो वो देखो 120/100 दैट विल बी 1.2 रुपीज। तो यहाँ पे देखो जो कॉस्ट है वो डाउन चली गई, हाफ हो गई। जैसे ही मैंने क्या किया, प्रोडक्शन को डबल किया, वैसे ही जो मेरी कॉस्ट थी वो आधी रह गई। तो जैसे जैसे अपना आउटपुट बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम होती जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे जब अपन मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली होती है इंस्टेंटेनियस चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट। क्लियर है ना? चलिए अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने से मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये एनसीईआरटी बुक 6.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम। तो यहाँ पे जो X है दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय CX। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है दैट इज इन टर्म्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन गिवन है वेयर X इज नंबर ऑफ units of an item is produced या फिर number of goods produced. Find the marginal cost when 17 units are produced. अब यहाँ पे अपने को x की वैल्यू गिवन है कि at x equals to 17 अपने को बताना है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो क्या होगी। तो अभी अभी अपन ने देखा था मार्जिनल कॉस्ट जो होती है दैट इज इक्वल्स टू dc/dx, और यहाँ पे अपने को गिवन है cx जो कि है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x
प्लस 4000। ओके, और अपने को निकालना है डी सी बाई डी एक्स। तो यहाँ से कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 सामने आ जाएगा, 3 इंटू 0.007 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, माइनस यहाँ पे 2 सामने आ जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 0.003 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, जब 15x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 15, 4000 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा भाई। अपने को निकालना है डी सी बाई डी एक्स। जब x मेरा क्या है, जब यूनिट्स कितनी है 17, तो फिर x इज इक्वल टू 17, तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 3 इंटू 0.007 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.003 इंटू 17 प्लस 15। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, अपना आंसर आएगा 21.171। तो ये हो जाएगा ₹21.171। ये अपनी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो सबसे पहले अपने को गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना देखो राइट हैंड साइड में फिगर बनाया हुआ है, तो एज को अपन ने ए लिया है, तो अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ एज दिया हुआ है दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपने को गिवन है डी ए बाई डी टी दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जैसे जैसे एज बढ़ रही होगी क्यूब की, वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा भाई। अब अपने को निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन ए इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये अपने को निकालना है। अपने को वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है दैट इज ए क्यूब। अपने को निकालना है डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ए क्यूब क्यूब को करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब सिंस ध्यान से देखना, अपने विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इनपुट में a है, तो अपने को a को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी ए बाई डी टी। ओके, अपने को पता है डी ए बाई डी टी कितना है, दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अपने को डी वी बाई डी टी निकालना है एट ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू 10 डाल देते हैं, 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी वो है अपना 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा अपना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जब ये गिवन जो अपने को क्यूब है, इसकी एज 10 सेंटीमीटर है, उस पॉइंट पे अपना जो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा दैट विल बी एट द रेट 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सिंस उस पॉइंट पे भी देखो अपने ने क्या बोला, ये बढ़ रही है, जो एज है वो इंक्रीज कर रही है, तो एक पॉइंट पे जाके 10 सेंटीमीटर होगी, उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा दैट विल बी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है ना बात? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन ने एनसीईआरटी से लिया, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। सिंस यहाँ पे डिक्रीज कर रही है साइड, तो ये अपना नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव रहेगा भाई। व्हेन x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे अपने को गिवन है, अगर रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसकी लेंथ बोल रहा है x और ब्रेथ जो है दैट इज y। दूसरा अपने को गिवन है कि dx बाई dt जो लेंथ है वो किस रेट से डिक्रीज कर रही है, देखो 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये -5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज कर रही है। दूसरा बोल रहा है इसकी जो विड्थ है y वो इंक्रीज कर रही है, तो मतलब dy बाई डी टी दैट इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब अपने को निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया अपने को पता है रेक्टेंगल का दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज x इंटू वाई। तो अपने को निकालना है dA बाई डी टी कब, जब मेरा x जो है दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड y जो है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो डी ए बाई डी टी, अब ध्यान से देखना यहाँ पे x एंड y दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, दोनों कांस्टेंट नहीं है, दोनों चेंज हो रहे हैं। अभी भी देखा ना अपन ने, ये वाले दोनों वेरिएबल्स हैं। तो x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये जाएगा डी एक्स बाई डी टी, वाई एज इट इज आ जाएगा प्लस x एज इट इज एंड डी वाई बाई डी टी। अब अपने को निकालना है डी ए बाई डी टी, इस पॉइंट पे
x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो रख लेते हैं। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, अपने को ये अभी अभी देखा था अपन ने dx बाई dt कितना था -5 सेंटीमीटर, ये 1, ये अपने को बोलते dy बाई dt था 2, तो यहाँ से dx बाई dt दैट इज -5 इंटू y की देखो किस पॉइंट पे 6 पे निकाल रहे हैं इंटू 6 प्लस x एज इट इज, x की वैल्यू किस पे निकालनी है अपने को 8 पे, 8 इंटू dy बाई dt, तो dy बाई dt अपन 2 से ले लेंगे तो इसको लिख देते हैं इंटू 4, तो यहाँ से अपना बनेगा -30 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 2। ध्यान रखना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल रहे थे, हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि मिनट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो साइड्स हैं वो डिक्रीज किस में कर रही है, पर मिनट कर रही है ना। ये बेसिकली अपन ने कहाँ से निकाला, इसको साइड में ब्रैकेट में लिख देना है अपने को, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड, क्लियर है, ओके। तो इसके बाद लास्ट में आपको फाइनली वर्ड्स में लिखना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चले नेक्स्ट अपन ने एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 14 लिया है। क्वेश्चन बोल रहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इतना वॉल्यूम जो है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पर सेकंड जो है वो एक पाइप के थ्रू आ रहा है। देखो नीचे मैंने डायग्राम बना रखा है इस तरीके से। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। अभी यहाँ पे देखो जैसे जैसे इस पाइप में से सैंड जब पोर करेगी और ग्राउंड पे पड़ेगी तो वहां पे एक कोन बनेगा, इस तरीके से बनेगा। डायग्राम में अपन ने उसको समझाने के लिए उस तरीके से बनाया है। और यहाँ पे बोल रहा है इस कोन की जो हाइट है वो हमेशा 1/6 ऑफ इसके रेडियस के होगी। मैं बोलता हूँ लेट्स से इसकी रेडियस है r, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो कोन जो बन रहा है ना अपना, उसकी जो हाइट है वो किस रेट पे चेंज हो रही है जब हाइट है 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट पे जब ये कोन बड़ा होगा इस तरीके से, जब सैंड इस पे पोर करेगी धीरे धीरे बड़ा होगा कोन भाई, तो एक पॉइंट पे आके इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो अपने को उस पॉइंट पे बताना है कि ये जो हाइट है ना ये किस रेट से चेंज कर रही है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब ध्यान से समझना है, जितनी इसमें से सैंड बाहर आ रही है वो क्या करेगी, वो चेंज करेगी इसका वॉल्यूम, किसका, कोन का। और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, मतलब पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होगी वहां पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ ना, दैट इज dv बाय dt इस कोन का, ओके। दूसरा अपने को एक रिलेशन भी गिवन है कि जो हाइट होगी वो हमेशा इस कोन के रेडियस की 1/6 होगी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं r विल बी इक्वल्स टू 6h। वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। और अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है ना, और गिवन है अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अभी अभी अपन ने निकाला कि जो रेडियस होगी हमेशा दैट विल बी 6 टाइम ऑफ हाइट। तो यहाँ से अपन लिख लेते हैं v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r की जगह डाल देंगे 6h होल स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 36 इंटू h क्यूब। यहाँ से जब कट करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू 12 पाई h क्यूब। अब यहाँ पे अपन करेंगे dv बाई dt। क्यों कर रहे हैं ध्यान से समझना, dv बाई dt करूंगा तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले अपन h क्यूब को करेंगे तो 3h स्क्वायर आएगा, इंटू जब h को करेंगे तो यहाँ आएगा dh बाई dt। और अपने को dh बाई dt ही निकालना है भाई। और जब मेरी dh बाई dt किस पे निकालना है, जब h इक्वल्स टू मेरा है 4 सेंटीमीटर, वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे dv बाई dt अपने को गिवन है वो रख लेंगे वैल्यू, यहाँ पे गिवन है ऊपर अपन स्टार्टिंग में लिख ली थी इस चीज़ को, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा अपना 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी। इसको मैं बोल देता हूँ 1, जो ऊपर अपने dv बाई dt निकाली है, ठीक है। तो यहाँ से अपन बोल देंगे फ्रॉम 1 ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 12 पाई 3h स्क्वायर इंटू डी बाई dt। लेफ्ट हैंड साइड में रब कर रहा हूँ। तो यहाँ से जब अपन इस तरह देखेंगे तो ये 12 कट हो जाएगा। तो यहाँ से dh बाई dt को एक तरफ रख लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर। ओके, अब अपने को dh बाई dt इस पे निकालना है जब h मेरा 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई h की वैल्यू को 4 डालना है अपने को, तो 4 स्क्वायर। और ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 1/48 पाई। अब यहाँ पे सिंस अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। बेसिकली इसको अपन दूसरा नाम भी है इसका, दैट इज मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, जब कोई फंक्शन किसी इंटरवल में ऑलवेज इंक्रीजिंग हो, ठीक है, या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग हो, तो अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ऑलवेज इंक्रीजिंग है इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, और जहाँ पे ऑलवेज डिक्रीजिंग है उसको अपन बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए, तो यहाँ पे अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली रहेंगे इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। क्या डिफरेंस है इनके बीच में, अपन बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे डिफरेंस होगा, वो क्या होगा देखेंगे। इसी तरीके से डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, एंड लास्ट अपन देखेंगे कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो वन बाय वन करके अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। यहाँ पे आप एक ग्राफ देख पा रहे होगे, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। अब ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखना। अगर मैं मान लो 2 पॉइंट कहीं भी लेता हूँ, मैं फर्स्टली जो पॉइंट्स है मैं ले लेता हूँ, लेट्स से ये मेरा x1 है और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे दिस विल बी f ऑफ x2। तो x2 जो है वो मेरा ग्रेटर देन x1 है, तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि f ऑफ x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x1। मतलब इनपुट बढ़ा रहे हैं अपन, वैसे वैसे अपना आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही, वो कांस्टेंट रह रही है। वो कहाँ पे हैं देखो। अब ये 2 पॉइंट देखो अपने लिए हैं, ये वाले मैंने बोला इसको लेट से x1 है, ये x2 है। इन दोनों पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है। तो यहाँ पे देखो अपन ने बोला x2 इज ग्रेटर देन x1। अपन इनपुट तो बढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि f ऑफ x2 जो है दैट इज इक्वल टू f ऑफ x1। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो सेम आ गई, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। यहाँ पे जितनी x1 पे वैल्यू थी फंक्शन की उतनी ही x2 पे आ गई, ठीक है। बाकी सब जगह अपन देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है फंक्शन। तो जब फंक्शन की क्या हो, जब इनपुट अपन बढ़ाएं तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो या कांस्टेंट रहे, तो अपन बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। वहीं पे अगर अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं, सेकंड वाला केस देखो, यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट अपन लेते हैं तो वो 2 पॉइंट्स अगर इनपुट बढ़ा देंगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा। मान लो मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे सपोज करो 2 पॉइंट्स, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज f ऑफ x1 और यहाँ पे है अपनी f ऑफ x2। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैंने वैल्यू को बढ़ाया x2 इज ग्रेटर देन x1, तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। बट इस केस में जो पहले वाला जो केस था जहां पे सिर्फ अपन इंक्रीजिंग की बात कर रहे थे, वहां पे ध्यान से देखना है कि वहां पे क्या हो रहा है, जब मैं x2 ग्रेटर देन x1 डाल रहा हूं तो यहाँ पे जो अपना इंप्लाई ये हो रहा है कि जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1। कहीं कहीं पे तो इक्वल भी रह रही है, अभी अभी मैंने देखा था यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स पे। वहीं पे अगर फंक्शन में अपन 2 वैल्यूज डालते हैं तो अगर बड़ी वैल्यू डालते हैं तो आउटपुट बड़ा आता है, छोटी वैल्यू डालते हैं तो छोटा आता है। तो ऐसे केसेस में अपन बोलते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो नीचे अपन ने वही बोला है कि इफ x1 इज लेस देन x2, तो यहाँ पे क्या इंप्लाई कर रहा है, f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2। वहीं पे अपन बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, तो वहां पे अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 तो वहां पे आउटपुट, जब इनपुट बड़ा होगा तो उसका आउटपुट बड़ा आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपन ने फंक्शन लिया y इज इक्वल टू gx, तो यहाँ पे g ऑफ x2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन g ऑफ x1। नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 3x plus 17 is strictly increasing on R। तो देखो अपने को फंक्शन दिया है f(x) इक्वल्स टू 3x plus 17, तो इसको अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x plus 17। अब ध्यान से देखने पे समझ में आ रहा है ये जो इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की है जहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। भाई अपन अगर बात करें स्लोप फॉर्म जो है लाइन की वो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पे जो m है वो मेरा कितना है 3 है। तो ये जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, इसमें अगर मैं ग्राफ की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे x0 डाल देता हूँ इसके अंदर, तो x0 डाल दूंगा y 17 होगा। तो अपन मान के चलते हैं कि लेट से यहाँ पे अपना है 0,17 और अगर मैं y 0 कर दूं तो x क्या होगा, दैट विल बी -17/3। ये 17 इधर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा अपना 5 पॉइंट समथिंग। तो अपन बोलते हैं लेट से ये वाला जो पॉइंट है x नेगेटिव हो गया, ये बोल रहे हैं अपन -17/3,
0। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ध्यान से देखो, जो फंक्शन है या फिर जो फंक्शन का ग्राफ है वो ऑलवेज क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं सिंस y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज ए स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, हेंस इट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। और वो अपन देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर फंक्शन में अपन x की वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे अपना y बढ़ता जा रहा है। क्या हो गया? नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस में क्या डिफरेंस होगा, जो कि इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में था। डिक्रीजिंग में क्या होगा, अगर मैं इनपुट को बढ़ा रहा हूँ, लेट्स से x2 इज ग्रेटर देन x1, तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है f ऑफ x2 विल बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ x1। कहीं पे तो वो आउटपुट जो है इक्वल हो जा रहा है एंड अदर प्लेसेस पे जो आउटपुट है वो डिक्रीज कर रहा है। वहीं पे अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो अगर मैं इनपुट को बढ़ा रहा हूँ x2 इज ग्रेटर देन x1, दिस इम्प्लाइज दैट जो फंक्शन की वैल्यू है वो ऑलवेज डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा इनपुट को, आउटपुट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो f ऑफ x2 इज ऑलवेज लेस देन एफ ऑफ x1। देख भी लेते हैं अपन इसको आगे। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट अपना जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ y इज इक्वल टू जी एक्स लिया है। तो देखो यहाँ फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो पॉइंट्स पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मेरा लेट से x1 है, ये मेरा x2 है, तो x2 इज ग्रेटर देन x1, बट यहाँ जो आउटपुट है मेरा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इनपुट को बढ़ाने पे मेरा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट, सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन है, बाकी अदर जगह पे अब देखोगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं मान लो कोई दो पॉइंट लेता हूँ, ये मेरा x1, ये x2, तो x2 इज ग्रेटर देन x1, तो यहाँ पे जो मेरा f ऑफ x2 है दैट इज लेस देन f ऑफ x1। जैसे जैसे मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आउटपुट मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो इन केस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, अगर आउटपुट बढ़ाओगे x2 इज ग्रेटर देन x1, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2। वहीं पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बात करें तो ये देखो, अपन ने जो फंक्शन लिया उसका ग्राफ लिया है, वहीं पे भी दो पॉइंट ले लो आप। मैं बोलता हूँ लेट से कोई दो पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप इनपुट को बढ़ा रहे हो, ये x2 है, ये x1 है अपना, तो इनपुट को जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे मेरा आउटपुट डिक्रीज कर रहा है, मतलब y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना। g ऑफ x1 इज ग्रेटर देन g ऑफ x2। तो इस केस में अपन क्या बोलते हैं, जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1, दिस इंप्लाइज दैट g ऑफ x1 विल बी ग्रेटर देन g ऑफ x2। क्लियर है ना बात? चलिए नेक्स्ट इज शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। तो यहाँ पे अपने को फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, माइनस एक्स प्लस 7। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ रहा होगा, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप -1 है। तो यहाँ m इज -1, और इसको अगर मैं ड्रॉ भी करता हूँ, ग्राफ भी बनाते हैं अपन, तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी, तो ध्यान से देखो, अगर मैं x को 0 कर दूँ y 7 आएगा, तो मैं बोलता हूँ लेट से दिस इज 0,7 एंड y को 0 कर देता हूँ तो x मेरा आएगा 7, तो यहाँ पे 0,7 आ जाएगा अपना। इन दो पॉइंट्स को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से अपना ग्राफ बनेगा। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे आप इनपुट को बढ़ाओगे, x को बढ़ा रहे हो, यहाँ पे आउटपुट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे सिंस ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, हेंस इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। नेक्स्ट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस फंक्शन में, तो ये जो फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, देखो ये वाले में, तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे इनपुट आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ से यहाँ बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे आउटपुट मेरा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे अपना आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो फंक्शन अपन बोलेंगे, ये फंक्शन अपना क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे इस चीज़ को अपन समराइज कर देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है इंक्रीजिंग फंक्शन का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स अपन ऐसे ले सकते हैं जहाँ पे अपन इनपुट बढ़ाएं तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कैसा है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई भी दो पॉइंट लो, आउटपुट जब आप इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर है?
यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रह रहा था। नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जहाँ पे आप इनपुट बढ़ा रहे हो तो जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पे। बाकी सब जगह पे क्या हो रहा है, जो इनपुट है जैसे जैसे बढ़ाएंगे आउटपुट डिक्रीज होगा। जैसे मैं यहाँ बात करूँ कि ये एक पॉइंट ले लिया x1, ये पॉइंट ले लिया x2, तो x2 देखो बड़ा है x1 से, तो बट जो आउटपुट है वो छोटा हो जा रहा है। दिस इज f ऑफ x2 एंड दिस इज f ऑफ x1। तो छोटे इनपुट पे बड़ा आउटपुट आ रहा है और बड़े इनपुट पे छोटा आउटपुट आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग है। और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रह रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट उठाओगे आप इस पूरे ग्राफ या इस पूरे फंक्शन के डोमेन में, तो यहाँ पे जब इनपुट आप इंक्रीज करोगे तो आउटपुट डिक्रीज होगा ही होगा। इन 2 पॉइंट्स में देख लो, ये अपना मैं लेट से x2 है x1 है, दिस इज f ऑफ x2 एंड दिस इज f ऑफ x1। तो यहाँ पे f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1 एंड जो x2 है वो मेरा ग्रेटर देन x1 है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि आप इनपुट बढ़ा रहे हो तो आउटपुट डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन से फंक्शन होते हैं? कहीं पे तो वो इंक्रीज कर रहा है, फिर वो डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो यहाँ पे अपन देखेंगे क्या कंडीशंस होती हैं जो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है उसके लिए, क्योंकि यहाँ अपन बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ फंक्शंस के ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा हूँ लेट्स से फर्स्ट ग्राफ इज दिस, सेकेंड इज दिस। अभी यहाँ पे अगर एक चीज देखें अपन, तो दोनों देखो फंक्शंस जो हैं वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फर्स्ट वाले ग्राफ में। मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक, और यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, या फिर मैं सेकंड ग्राफ के अंदर कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से दिस, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। ठीक, आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे इसमें कि जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, और थीटा जो है दैट इज लेस देन 90, ये अपना लेस देन 90 डिग्री है, या फिर π/2 भी बोल सकते हैं भाई। हो गया, लेस देन 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, कहीं भी आप बनाओ। चाहे मैं बोलता हूँ लेट से इस फर्स्ट वाले में यहाँ पे अपन एक टेंजेंट बनाते हैं, तो यहाँ भी कुछ एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ बनाता हूँ तो भी यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा है वो लेस देन 90 है। सेकंड वाले में देखो कहीं भी बनाओ, यहाँ बनाता हूँ तो भी लेस देन 90 होगा, ये यहाँ बनाता हूँ तो यहाँ भी लेस देन 90 होगा। तो अपने को समझ में आ रहा है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा विल बी पॉजिटिव। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप। एम मतलब पॉजिटिव ही होगा स्लोप भी, और अपन स्लोप जो है पॉजिटिव बोल रहे हैं, मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कि dy/dx जो होगा, अब अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि dy/dx है वो अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद अनदर क्वांटिटी बताता है। दूसरा ये भी बताता है कि किसी फंक्शन के ग्राफ पे किसी पॉइंट पे किसी टेंजेंट का क्या स्लोप होगा, dy/dx वो भी बताता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे dy/dx जो है स्लोप पॉजिटिव है, मतलब dy/dx जो होगा मेरा दैट विल बी पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। एक चीज और समझना, मैं बोलता हूँ लेट्स से अपन यहाँ पे तो देखो इन दोनों केसेस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर स्ट्रिक्टली ना हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ अपन इस तरीके से बना लेते हैं भाई, ये इंक्रीजिंग है पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स इस तरीके से मैं बोलता हूँ लेट्स से, यहाँ पे इन दोनों पे क्या होगा, जो वैल्यू है वो मेरी ये आएगी, और यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इन पॉइंट्स पे तो वो टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगी। तो मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होगी? 0। भाई ये जो है पैरेलल ही बनेगी ना, इस तरीके से एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल बनेगी, मतलब एक्स एक्सिस के साथ में 0 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पे स्लोप जो है m इज इक्वल टू 0 हो गया इस लाइन का। अब m 0 होने का मतलब क्या है? dy/dx क्या हो गया अपना? इक्वल टू 0। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? dy/dx जो होगा ना दैट विल बी ग्रेटर देन 0। बट इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो देखो बाकी सब जगह पे क्या हो रहा है, dy/dx जो है मेरा वो ग्रेटर देन 0 है। देखो कहीं भी मैं टेंजेंट बनाऊं यहाँ पे तो उसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ में वो लेस देन 90 होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे अपन एक बहुत चीज बोल सकते हैं कि जब इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो वहाँ dy/dx जो है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये स्ट्रिक्टली नहीं है, ये इंक्रीजिंग है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वहां बोलेंगे इफ dy/dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दिस केस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बट इफ dy/dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो उस केस में अपन बोलेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो वही यहाँ नीचे बोला है अपन ने कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उस केस में अपन बोलते हैं f' x जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
कहीं कहीं पे इक्वल टू 0 भी आएगा डेरिवेटिव, बाकी सब जगह पे ग्रेटर देन 0 आएगा। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमेशा dy बाई डी एक्स दैट इज एफ डैश एक्स जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है ना ये बात? चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शंस की। अब देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में, बट सिंस अपन यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अपन बात करेंगे डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए अपन कैसे पता करेंगे कि फंक्शन किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन दो तरीके के डिक्रीजिंग हो सकते हैं, या तो सिंपली डिक्रीजिंग हो इस तरीके से, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। एक और दूसरा ग्राफ और बना देते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है भाई। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है। मैं बोलता हूँ कि अपन इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ध्यान से देखो, जो टेंजेंट है उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ में वो इक्वल टू 0 हो गया। मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है इक्वल टू 0 हुआ। बाकी सब पॉइंट्स पे देखो, मैं बोलता हूँ लेट से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो थीटा है ना, ध्यान से देखो 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है। तो थीटा जो है वो लाई कर रहा है किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मतलब टेन थीटा जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। और टेन थीटा क्या होता है? dy बाई डी एक्स। टेन थीटा को अपन स्लोप बोलते हैं, और ये अपना क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तो यहाँ पे दो चीजें आई देखो, जब सिर्फ डिक्रीजिंग है फंक्शन, स्ट्रिक्टली ये बात नहीं कर रहे, तो वहां पे dy बाई डी एक्स जो है, अगर मैं बात करूं देखो इसको और इसको मिला के लिखें तो जब डिक्रीजिंग होता है उस केस में dy बाई डी एक्स जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि कहीं कहीं पे 0 भी होता है, बाकी सब जगह पे क्या होगा? लेस देन 0। तो ये तो अपनी हुई डिक्रीजिंग फंक्शन की बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखो कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, इन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मैं फर्स्ट वाले पे कर रहा हूँ पहले, तो यहाँ पे देखो ये थीटा, ये 90 से बड़ा 180 से छोटा। मतलब इस केस में भी dy बाई डी एक्स जो है स्लोप जो है वो क्या होगी? टेन थीटा इज स्लोप। टेन थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा? नेगेटिव। तो dy बाई डी एक्स विल बी लेस देन 0। सेकंड वाला पॉइंट है, इस पे बना लेते हैं। तो ये भी देखो भाई, इसका एंगल की बात करें तो मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये जो है देखो ये थीटा, ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। इस केस में भी क्या हुआ? इस केस में भी dy बाई डी एक्स जो है दैट इज लेस देन 0। अब ये जो सेकंड वाला जो ग्राफ अपन ने लिया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, यहाँ भी कोई भी पॉइंट लो कहीं भी, उस पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ में देखो ये एंगल जो बनाएगा ना दैट विल बी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो यहाँ पे भी टेन थीटा क्या होगा? लेस देन 0, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स विल बी लेस देन 0। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे वही अपन ने बोला कि जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उस केस में अपन बोलते हैं कि dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स जो होगा दैट विल बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो वहां पे होगा एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। एंड जो कांस्टेंट जहां पे होता है, कांस्टेंट मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो ये कांस्टेंट वाली बात को समझाने के लिए कुछ इस तरीके से अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये भी तो डिक्रीजिंग है, बट इसमें ये जो पॉइंट है ये वाले यहां से लेके यहां तक जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है, समथिंग कुछ भी एक वैल्यू होगी यहाँ पे भाई। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या करेगी? इसके ऊपर से गुजरेगी। कहीं भी इसमें कोई एक पॉइंट लेके मैं टेंजेंट बनाऊं तो यहाँ से गुजरेगी। तो ये क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0। तो वही बोल रहा है एफ डैश एक्स अगर इक्वल्स टू 0 है तो वहाँ पे वैल्यू जो है फंक्शन की दैट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट इज स्टेप्स टू फाइंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो अपन ने ग्राफ लिया किसी फंक्शन का, मैं बोल देता हूँ लेट से ये जो पॉइंट है अपना दिस इज ए दिस इज बी हो गया। अब एक चीज देखना, अगर मैं dy बाई डी एक्स कुछ पॉइंट्स पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, यहाँ पे तो देखो पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फिर यहाँ पे बनाते हैं, फिर यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? स्लोप क्या है इस लाइन का? 0 एक्स एक्सिस के साथ, तो dy बाई डी एक्स होगा अपना इक्वल टू 0। यहाँ भी अगर अपन बात करें ये जो टेंजेंट बना है इसका स्लोप क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 0 है। टेन थीटा 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। अभी देखा था थोड़ी देर पहले, यहाँ भी dy बाई डी एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब एक चीज समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो अपना फंक्शन अपन ने डिफाइन किया a से b में, अब जहां जहां dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है उन पॉइंट्स के अपन एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। लेट दिस इज c, दिस इज d एंड दिस इज e। ठीक है, इसको अपन e बोल देते हैं। चलिए अब एक चीज देखना, ये वाला जहां पे dy बाई डी एक्स 0 है उनको ऑब्जर्व करना आप है ना। जब मैं a से c पे जा रहा हूं तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, c से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा ये इंक्रीजिंग हो गया, फिर मैं d पे पहुंचा, d पे जैसे ही d से आगे बढ़ा तो डिक्रीजिंग हो गया, फिर e से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये इंक्रीजिंग हो गया। एक चीज देखना कि फंक्शन डिक्रीज होते होते इंक्रीज हो रहा है किस पॉइंट पे? c पे, और d पे क्या हो रहा है? इंक्रीज होते होते डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से e पे
डिक्रीज होते होते इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो सी डी एंड ई जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहाँ पे बिहेवियर चेंज कर रहा है फंक्शन, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। अब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर अपने को पता लग जाए कि dy बाई डी एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है किसी फंक्शन के डोमेन में, तो अपन ये बता सकते हैं कि उस पॉइंट पे जो फंक्शन का बिहेवियर है वो चेंज होगा। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे वही अपन देखते हैं। मैंने बोला लेट्स से वो एक फंक्शन है अपने पास में y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, अपने को फंक्शन गिवन है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अपन सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब क्या एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन के बाद में ये जो फंक्शन आएगा एफ डैश एक्स, इसको अपन इक्वल्स टू 0 रख लें। और यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आएंगे अपने पास में जहाँ जहाँ पे फंक्शन बेसिकली एक इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ पे x के रूट्स आएंगे, x की वो वैल्यूज आएंगी जहाँ पे मेरा फंक्शन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हो रहा है। और उन पॉइंट्स पे अपन ने देखा है कि dy बाई डी एक्स जहाँ 0 होगा वो पॉइंट्स क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ से अपन बोलते हैं कि सबसे पहले अपन ये क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ठीक, अब जब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रखा तो अपने पास लेट्स से x की कुछ वैल्यूज आई, लेट्स से मैं बोलता हूँ c कोमा डी कोमा ई, जैसे यहाँ पे अपन ने राइट हैंड साइड में ग्राफ में बनाया वैसे ही बता रहे हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब ये अपने बेसिकली अपन स्टेप सीख रहे हैं ना, ये अपना फर्स्ट स्टेप है, dy बाई डी एक्स किया अपन ने। सेकंड स्टेप में उसको इक्वल टू 0 रख के अपन ने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। क्रिटिकल पॉइंट जो है अपने वो आए सी डी एंड ई। अब ये जो फंक्शन एफ है इसका डोमेन भी अपन डिफाइन कर देते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ए और बी एक्सक्लूडेड है। अब थर्ड जो स्टेप होगा उसके अंदर अपन ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज सी डी एंड ई, और यहाँ पे जो अपना डोमेन है वो है ए से बी में। okay? अब अपने पास में यहाँ देखो कितने इंटरवल बने, ए से सी, सी से डी, डी से ई एंड ई से बी। ओके, अब अपन क्या करेंगे, मैं सबसे पहले इंटरवल ले लेता हूँ ए कोमा सी। ए कोमा सी में मैं कोई भी एक वैल्यू उठाता हूँ। मैं बोलता हूँ लेट से यहाँ पे एक वैल्यू ली मैंने, इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू ले ली। मैंने बोल दिया यहाँ पे x1 ली, यहाँ पे x2 ली, x3 ली और यहाँ पे x4 ली। तो जब मैंने x1 डाला f डैश x में, तो यहाँ f डैश x की जगह पे मैंने डाला x1, जो कि मैंने कहाँ लिया है, a से c के बीच वाले इंटरवल में कोई भी पॉइंट। जैसे a मेरा मान लो यहाँ पे डिफाइंड था -1 से ये वाली चीज डिफाइंड है 10 तक। ठीक है, ये इसका डोमेन है। बीच में कहीं इंटरवल लिया है 0, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ 3, उसके बाद ये 5। तो इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू -1 और 0 के बीच में क्या होगा, मैं बोल देता हूँ 0 -0.5, वो अपन डाल के देख सकते हैं। एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, आगे अपन देखेंगे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे जब ये डाली इसके अंदर वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई एफ डैश x1 की वो क्या आएगी, <0, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे ग्राफ में देखते हैं तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे कोई भी कहीं भी डिफरेंशिएट करोगे किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट की वैल्यू डालोगे तो वो <0 आएगी। मतलब dy बाई डी एक्स करेंगे वो क्या होगा, <0 ही होगा ना। तो यहाँ पे वो <0 आएगा। तो मतलब नेचर ऑफ फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट इज सी टू डी, तो यहाँ लेंगे सी टू डी, और यहाँ पे एफ डैश एक्स जो निकाला, एक्स की जगह मैं x2 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये आएगा <0। तो यहाँ पे क्यों आया <0, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग है फंक्शन है c से d। तो यहाँ पे जो फंक्शन का नेचर ऑफ फंक्शन होगा वो होगा इंक्रीजिंग। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल d टू e, यहाँ पे अपन f डैश x जो निकाला उसके अंदर f डैश x3 वैल्यू डाल देते हैं, कोई भी एक वैल्यू डालो, ये अपना आएगा <0। तो यहाँ पे देख भी पा रहे हैं अपन d से e फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे अपना नेचर ऑफ द फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। इसी तरीके से e टू b जब बात करेंगे जो इंटरवल है वहाँ पे f डैश x4 डाल देते हैं, तो यहाँ पे <0 आएगा f डैश x4। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन देखो इंक्रीजिंग है, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो यहाँ से अपन बता पा रहे हैं क्या, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंगिंग टू c टू d यूनियन एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू, डिक्रीज कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो यहाँ हो रहा है डिक्रीज, एक यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा a टू c यूनियन d टू। तो इस तरीके से अपन फाइंड कर लेंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि ये क्लियर हो ये स्टेप्स, है ना, जो अपन ने यहाँ स्टेप्स किए हैं। अपन ने हाइपोथेटिकली एक फंक्शन मान के अपन ने स्टेप्स बताए। अब अपन इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट, ये बेसिकली अपन ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 18 लिया है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन r। तो यहाँ पे तो कह रहा है कि ऑल रियल नंबर्स पे ये इंक्रीजिंग ही होगा। फर्स्ट स्टेप होता है अपना डिफरेंशिएशन। तो पहले जो फंक्शन उसको लिख लेते हैं,
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3। यहाँ पे अपन इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेने पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ध्यान से देखने पे आपको समझ में आ रहा होगा दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई 1 को छोड़ के 1 पे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, तो 3 इंटू 0 इज 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू या तो 0 होगी या फिर देखो ये होल स्क्वायर है, भाई यहाँ पे कुछ भी डालो अंदर, नेगेटिव है तो स्क्वायर होगी पॉजिटिव हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी इसकी, और इसके बाद में ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट जो वैल्यू है 3 तो पॉजिटिव है अपना, अब यहाँ पे हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा 0 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 या पॉजिटिव नंबर, तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और अपन ने ये चीज़ देखी थी कि जो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वहाँ पे अपन उस फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग। हेंस यहाँ से अपन बोल सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन आर। क्लियर है बात। नेक्स्ट अपन ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 16 लिया है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 to पाई। ओके, अपने को फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं भाई, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है अपने को, इंटरवल निकालना है कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है कौन से में डिक्रीज हो रहा है। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा अपना, लॉग को करेंगे, यहाँ से देखो एक कंपोजिट फंक्शन, लॉग के इनपुट में साइन दिया हुआ है, तो लॉग को करेंगे तो ये होता है 1/sin x, इंटू साइन को करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। पेंडुल लगा लिया अपन ने, तो ये बेसिकली क्या बना अपना एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस बाई साइन दैट इज कोट एक्स। अब अपने को पता है कोट एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सिंस कोट एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें मतलब 0 से π/2 एंड कोट एक्स इज नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में अपने को पता है कि साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी नेगेटिव होते हैं, तो कोट क्या होगा, कोट इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है π/2 से पाई। तो यहाँ से देखो एक चीज समझ में आई क्या कि एफ डैश एक्स जो है मेरा दैट इज ग्रेटर देन 0, एक्स जब मेरा बिलोंग कर रहा है 0 to π/2। इस तरीके से एफ डैश एक्स जो है मेरा लेस देन 0 है जब एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है π/2 to पाई। यहाँ से बोलते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 to पाई, और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ इज गिवन बाय, ये जो फंक्शन है ए इंक्रीजिंग बी डिक्रीजिंग, तो अपने स्टेप्स सीखे थे वो फॉलो करते हुए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अब इसको इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, फैक्टर्स बनाएंगे इसके, तो ये होगा माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो ये बना x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो फैक्टर्स आया दैट इज x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट जब निकालेंगे तो ये इक्वल्स टू 0 कब होंगे, या तो x मेरा किसके इक्वल हो -2 के, या फिर x मेरा 3 के इक्वल हो, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। 6 तो 0 हो नहीं सकता। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं अपन, तो ये वाला हो जाएगा -2 एंड दिस इज 3। इधर बात करें तो माइनस इन्फिनिटी, इधर बात करें तो प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब अपने पास में टोटल इंटरवल आ गए 3, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे अपन वो टेबल बना लेते हैं भाई। यहाँ पे लिख लेंगे इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड नेचर ऑफ एफ एक्स। 3 इंटरवल है अपने पास, तो 3 यहाँ पे रोज बना लेते हैं। तो पहला लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू -2। इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले ले, -3 ले लेता हूँ मैं। तो जब अपन यहाँ पे एफ डैश -3 करेंगे, तो देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स ये था अपना, तो इसमें देखो मैं जब -3 डालूंगा, ये देखो ये अपना एफ डैश एक्स है,
तो इसमें मैं -3 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे यहीं मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 6 इंटू -3 का स्क्वायर -6 इंटू -3 -36, तो ये अपना हो जाएगा 6 इंटू 9 प्लस 18 -36, मीन्स ये हो गया 54 प्लस 18 -36। तो देखो इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो ये बड़ी वैल्यू पॉजिटिव वाली, छोटी है नेगेटिव वाली, तो यहाँ जो साइन आएगा ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली अपन बोल देंगे दिस इज ग्रेटर देन 0। मतलब नेचर ऑफ फंक्शन ये क्या है, इंक्रीजिंग। सेकंड इंटरवल है अपना -2 to 3, -2 to 3 के बीच में 0 आता है, 0 डालने इजी रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 0 डालता हूँ तो ये 0 ये 0, तो देखो बचा ये नेगेटिव। तो यहाँ पे f'(0) जो है दैट इज लेस देन 0, मतलब फंक्शन यहाँ पे है डिक्रीजिंग। नेक्स्ट इंटरवल है अपना 3 to infinity, तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, 4 लेता हूँ, f'(4). अब यहाँ पे 4 डालते हैं f' में, तो यहाँ पे अपना बनेगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 36, 16 6 96, ये हो जाएगा 24 माइनस 36, 96 माइनस दिस इज 60, तो ये 36 बच रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे बेसिकली दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ये है इंक्रीजिंग। अब अपन इजीली बता पाएंगे, तो मैं लेफ्ट हैंड वाला रब कर देता हूँ और आगे अपन लिख देते हैं जो पूछा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू, इंक्रीज कहाँ कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है और यहाँ कर रहा है, मतलब इस वाले इंटरवल्स में। तो ये लिख देंगे -∞ to -2 यूनियन e to infinity। वहीं डिक्रीज कहाँ कर रहा है, तो लिख देंगे एंड f(x) इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू, एक में ही डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, -2 to 3 -2। ये अपना क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू x² प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ये भी अपन ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 14 लिया है। तो अपने को फंक्शन गिवन है भाई, पहले से बता रखा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पे 1 से लेके 2 तक, 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड है। f(x) अपने को गिवन है दैट इज x² प्लस ax प्लस 1। ओके f'(x) निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस a, और अपने को बोला है कि ये हमेशा है ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली की बात नहीं कर रहा। और एवरी x बिलोंगिंग टू 1, 2, ठीक है। अब यहाँ से इस इनइक्वालिटी को अपन सोल्व कर लेते हैं। ये है 2x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो किसी भी नंबर को प्लस माइनस कर सकते हैं दोनों तरफ, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो ये जाएगा 2x, दोनों तरफ -a कर देते हैं तो ये जाएगा -a, 2 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a/2 के। एंड अपने को यही पता है कि x जो है वो बिलोंग करता है मेरा 1 से 2, ठीक है, दोनों इंक्लूडेड है। तो यहाँ से अपन एक चीज और बोल सकते हैं कि x की वैल्यू मैं क्या करूँ, एक बार तो ये डाल के देख लूँ 1, तो क्या आता है, तो मैं यहाँ से 1 डालता हूँ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a/2, 2 को उधर ले जाएंगे, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो हो जाएगा -2 इज लेस देन इक्वल्स टू a, मीन्स a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। ये हो गया अपना लेट्स से 1। इसी तरीके से अब अपन x की वैल्यू 2 डाल के देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से अपना हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a/2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू a। तो ये अपना दूसरा बन गया। अब यहाँ से देखो 1 और 2 से अपन बात करें, यहीं पे कर देता हूँ, लेट्स से यहीं देखो नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन की बात करें तो a बोल रहा है -2 से बड़ा, ये -4 है, ये -2 है। एक तो कह रहा है कि -2 के इक्वल या उससे बड़ा, दूसरा बोल रहा है -4 या उससे बड़ा, ठीक है। तो अपने पास में कॉमन एरिया ये वाला है ना, तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या आएगा, तो यहाँ से अपन बोल देंगे, तो यहाँ से अपन बोल देंगे देयरफॉर फॉर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, 1 और 2 इंक्लूडेड है, ठीक है। ओके नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, उसके बाद अपन देखेंगे ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होते हैं देखते हैं। तो देखो नीचे अपन ने एक ग्राफ लिया है ना, अब इस ग्राफ में अपन बात करें तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, वो पॉइंट्स को देखना। मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F, और ये है अपना G, ठीक है। और यहाँ पे A एंड Z जो हैं दीज आर एंड पॉइंट्स, ठीक है। अब आप पॉइंट B, C, D, E
एंड एफ देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बी पॉइंट को ले लेता हूं, तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू बी से थोड़ी छोटी लेता हूं, मैं लेट से इसको बोलता हूं बी माइनस एच, दिस इज बी माइनस एच, और एक वैल्यू जो है एक्स की इससे बड़ी लेता हूं, दैट इज लेट से बी प्लस एच। इन दोनों पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे जो फंक्शन की वैल्यू है उससे ज्यादा है। देख पा रहे हो, ये वाली जो वैल्यू है दोनों केस में, ये एफ ऑफ बी प्लस एच की भी यही वैल्यू है एंड एफ ऑफ बी माइनस एच की भी वही वैल्यू है। इस केस में अपन ने दोनों बराबर एक जितना ही बढ़ा लिया है, और ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि एफ ऑफ बी जो है उसकी जो वैल्यू है दैट इज लेस देन एफ ऑफ बी माइनस एच, एंड एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ बी प्लस एच। ठीक है, और यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये जो पॉइंट बी है ना, दिस पॉइंट बी इज लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट बी पे जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो अपने आसपास अगल बगल वाले पॉइंट्स पे जो वैल्यू है उससे कम है। तो अपन बी को बोलते हैं क्या? दिस पॉइंट बी इज लोकल मिनिमा। ओके, अब आते हैं पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे अपन बात करें तो यहाँ पे मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ। लेट से मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, दिस इज सी प्लस एच, और इससे थोड़ा पहले ले लेता हूँ, दिस इज सी माइनस एच। ओके, इन दोनों पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कुछ ऐसी है। यहाँ पे दिस इज एफ ऑफ सी प्लस एच, ऑल्सो एफ ऑफ सी माइनस एच। ठीक, और ये जो पॉइंट है सी पे फंक्शन की क्या वैल्यू है? दैट इज एफ ऑफ सी। तो यहाँ क्लियरली अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पॉइंट सी पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर है उसके अगल बगल वाले पॉइंट से। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, इसी तरीके से डी की बात करें तो यहाँ भी सेम वही, देखो बी में जो है केस वही डी में है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा? दिस इज लोकल मिनिमा। ई क्या होगा? अगल बगल वाले पॉइंट से ध्यान से देखो, इसकी जो वैल्यू है पॉइंट ई पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा है, तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। इसी तरीके से एफ जो है ये अपना हो जाएगा लोकल मिनिमा। एंड पॉइंट जी, अब देखो पॉइंट ए और जी पे बात करते। पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ पे देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई पॉइंट नहीं है, इसके राइट हैंड साइड में पॉइंट है भाई, क्योंकि जो फंक्शन है उसका डोमेन ए से स्टार्ट होता है ना। तो अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है एंड इसके बगल वाले पॉइंट, देखो यहाँ इसके साइड में लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई पॉइंट नहीं है, राइट हैंड साइड में पॉइंट है। राइट हैंड साइड में अगर अपन देखें तो उन पॉइंट्स पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ ले लेता हूँ मैं, तो उन पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो कम है, यहाँ ज्यादा है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दिस इज लोकल मैक्सिमा। इसी तरीके से राइट हैंड एंड पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट से जी पॉइंट से थोड़ा इधर कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कम है उस पॉइंट जी पॉइंट पे जो वैल्यू है उससे, तो अपन बोल सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो अभी तक जो बात की है अपन ने वो क्लियर है ना? अब एक चीज और देखना, अब ध्यान से अगर ई पॉइंट और एफ पॉइंट को देखोगे, ये अपना ई पॉइंट है, तो इस पे देखो पॉइंट ई पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, और शार्प कॉर्नर पे अपन ने बात की थी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। एफ पॉइंट पे भी देखो शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो यहाँ भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक चीज बोल सकता हूं मैं कि इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड, और इस केस में भी अपन बोल सकते हैं दोनों केसेस में क्या होगा? एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना बात? ओके, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मुझे बताओ ये जो पॉइंट है बी पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ जो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 है भाई। इसी तरीके से पॉइंट सी पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। पॉइंट डी पे करोगे तो वहां भी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या बोला था, एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है वो लेस है किससे? एफ ऑफ बी माइनस एच एंड एफ ऑफ बी प्लस एच दोनों से। तो इस केस में अपन ने बोला था बी जो होगा बी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। वहीं पे अपन ने पॉइंट सी पे देखो, यहाँ पे अपन ने एक इससे बड़ा पॉइंट लिया था, एक इससे छोटा लिया था, एक्स की जो वैल्यू है, और जब अपन ने वो डाली थी फंक्शन में जो वैल्यू थी वो लेस देन एफ ऑफ सी आ रही थी, है ना। तो अगर मैं यहीं पे अगर मैं अपन बात करें तो मैं ये भी लिख सकता हूं, इफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी प्लस एच एंड एफ ऑफ सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ सी माइनस एच, तो जो पॉइंट सी होगा सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इस तरीके से ऊपर वाला है ये भी क्या है? बेसिकली दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर है ना बात? तो ये तो अपनी बात हुई पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब अपन बात करते हैं पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा
एंड पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो अपन जो बनाया है यहाँ पे इसको अपन हटा देते हैं। ओके, अब एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है इस फंक्शन में एब्सोल्यूट मैक्सिमा की मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो रही है। अब इस फंक्शन के ग्राफ में ध्यान से देखो आप, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, वो है पॉइंट सी। देखो मैक्सिमम तो यहां भी है, लोकल मैक्सिमा अपना पॉइंट ई पे भी है, पॉइंट जी पे भी है, पॉइंट ए पे भी है, बट देखो इन सब में से सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ है, दैट इज एट पॉइंट सी। जो बात समझ पा रहे हो, तो पॉइंट सी जो है ये अपना हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और इसको अपन बोल सकते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। इसी तरीके से अगर अपन इस फंक्शन में देखें कि किस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, तो अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि देखो पॉइंट बी पे जो है वो मिनिमम है। देखो डी पे भी है लोकल मिनिमा, तो डी पे भी है, एफ पे भी है, बट सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी अपनों, एट पॉइंट बी। तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा और ग्लोबल मिनिमम। और अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बात करें फंक्शन की, तो वो क्या होगी, दैट विल बी एफ ऑफ सी। और इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी एफ ऑफ B. B is basically point of absolute minima and point C is point of absolute maxima. Clear है ना बात? अब एक चीज और समझना, ये जो point of local maxima, local minima जो आ रहे हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है अपने डोमेन के अंदर? मैं बोलता हूँ इस तरीके से कुछ डिफरेंशिएबल है। ऊपर वाले में तो देखो पॉइंट्स E और पॉइंट F पे डिफरेंशिएबल नहीं था, पर अगर फंक्शन अपने डोमेन के अंदर कंप्लीटली डिफरेंशिएबल है तो अपन ये बता सकते हैं क्या कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन का लोकल मिनिमा होगा और कौन से पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा, बता सकते हैं। क्योंकि ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है दीज आर पॉइंट ऑफ, मैं बोल देता हूँ लेट से ये ए बी सी डी ई एफ एंड ये अपना हो गया जी। ये फंक्शन अपना y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ जो डोमेन है इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ए टू बिलोंग्स टू ए टू बी, ए और बी एक्सक्लूडेड है। और मैं बोलता हूँ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, तो आप देख पा रहे हो क्लियरली कि यहाँ पे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कहाँ मिल रहे हैं अपने को, जहाँ पे dy बाई डी एक्स मेरा जीरो हो रहा है। वही क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, जहाँ फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है। जब फंक्शन अपना इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा तो वहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, वहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसी तरीके से फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है, देखो ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, फिर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। तो अब देखो कॉमन सेंस से भी अपन बता सकते हैं इस चीज़ को कि कोई चीज़ बढ़ रही है, फिर वो डिक्रीज होने लगी, तो मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना, लोकल मैक्सिमा। अगर अपन बात करें, अगर फंक्शन का पूरे डोमेन में अपन देख लें कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है फंक्शन की यहीं पे है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा। क्लियर है ना बात? चलिए यहाँ से एक चीज और देखना, ये फंक्शन अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है ए से बी में, तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स या एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। और बी से सी में अगर बात करें इस इंटरवल में, बी से सी वाले में, तो यहाँ एफ डैश एक्स जो होगा दैट विल बी लेस देन जीरो। क्योंकि यहाँ डिक्रीजिंग है तो अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, लेस देन जीरो, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन इस पॉइंट की बात करें कि पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए क्या कर रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है यहाँ से बी से सी में, और सी से डी में क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब वही आ गई, कान को किधर से भी पकड़ लो, इंक्रीज होता होता अगर फंक्शन डिक्रीज होने लगे तो जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा, और फंक्शन डिक्रीज होते होते इंक्रीज होने लगे तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा जहाँ पे अपना बिहेवियर चेंज करेगा फंक्शन जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब एक चीज और देखनी है आपको। कई बार आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, और इस वाले ग्राफ में ये वाला पॉइंट, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये एफ डैश एक्स जो है ना ये जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो पे अपन बात कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लें, तो एफ डैश जीरो जो है ये जीरो हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब इससे पहले आते हैं अपन ये वाले में, मुझे बताओ यहाँ जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होगा। यहाँ पे अपना जीरो होगा। इससे आगे जाओगे तो भी फंक्शन इंक्रीजिंग ही है,
तो यहाँ पे भी एफ डैश एक्स जो होगा मेरा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव ही होगा। तो ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है ना, तो अपन ने क्या बोला कि फंक्शन अगर इंक्रीज होते होते डिक्रीज होने लगे तो वहां पे जो पॉइंट मिलेगा दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और अगर डिक्रीज होते होते इंक्रीज करने लगे फंक्शन तो उस केस में अपने को जो मिलता है दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बट इस केस में देखो फंक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, फिर उसके बाद में dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है और उसके बाद फिर इंक्रीज होने लगा। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा। पहले अपन ने देखा था कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था dy बाई डी एक्स लेस देन 0, और यहाँ पे लोकल मिनिमम क्या हो रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव, एफ डैश एक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपने को लोकल मिनिमम मिल रहा था। बट इस केस में एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, फिर वो 0 हो रहा है, फिर वापस पॉजिटिव हो रहा है, मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स का जो साइन है वो चेंज नहीं हो रहा। सेम इसी तरीके से अगर अपन सेकंड वाले ग्राफ में बात करें तो यहाँ पे देखो फंक्शन डिक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स जो होगा दैट विल बी लेस देन 0। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एफ डैश एक्स जो होगा मेरा दैट इज इक्वल टू 0, और फिर आगे अपन यहाँ बात करें तो एफ डैश एक्स जो होगा दैट विल बी लेस देन 0, डिक्रीजिंग है फंक्शन। तो यहाँ देखो नेगेटिव एफ डैश एक्स क्या लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, फिर यहाँ 0 हो रहा है, फिर नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट्स से ये पॉइंट ए है मेरा ना, और दिस इज पॉइंट बी। अब यहाँ पे पॉइंट ए एंड बी के अराउंड जो फंक्शन है उसका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। अगर इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है उसके आगे जाके। तो ये जो पॉइंट ए एंड बी है ना, दीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ पे नीचे जो ग्राफ लिए हैं यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ एफ डैश एक्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ भी एफ डैश एक्स की बात होगी, यहाँ भी एफ डैश एक्स की बात होगी, यहाँ भी एफ डैश एक्स की बात होगी। मुझे बताओ इस फंक्शन में जो ग्राफ मैंने लिया है यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, इस वाले पॉइंट में होगा नेगेटिव, और यहाँ से ए से आगे बात करें तो पॉजिटिव, एफ डैश एक्स की बात करते हैं तो पॉइंट ए क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब डिक्रीज होते होते इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से देखो एफ डैश एक्स की बात करें तो इस फंक्शन में बी तक, इस पॉइंट से लेके ये वाला, यहाँ पे एफ डैश एक्स जो होगा पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0, और यहाँ इस वाले पार्ट में ये होगा नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे अपना होगा नेगेटिव, एंड सी से आगे जाएंगे तो अभी क्या है, नेगेटिव डिक्रीजिंग ही है। तो देखो यहाँ बी जो था अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, और सी जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसी तरीके से इसमें देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉइंट डी के बाद में देखें तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, तो मतलब पॉइंट डी पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। पॉइंट डी भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा व्हेन एफ एक्स इज डेरिवेबल। तो सिंपली यहाँ पे अपन ने अभी देखा था कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहाँ होगा, जहाँ dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो यहाँ स्टेप्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो मेथड है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो अपने को फंक्शन दिया है लेट्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स, चेक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन a, b, मतलब ये अपने को डोमेन दे दिया है फंक्शन का। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, वहां से उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो वहां से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे C1, C2 एंड C3। तो मैं यहाँ पे अपन बना के देख लेते हैं, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B, और यहाँ पे अपने पास 3 क्रिटिकल पॉइंट है C1, C2 एंड C3, ठीक है। चेक फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स। तो देखो यहाँ पे अपन वही करेंगे भाई जो अपन ने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में किया था। क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इंटरवल्स लिखेंगे, यहाँ पे अपन साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखेंगे, एंड उसके बाद में अपन देखेंगे नेचर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ लेट्स से यहाँ पे जब अपने पास में पहला इंटरवल है a to c1, तो यहाँ पे मैंने बोला लेट्स से दिस इंटरवल इज a to c1, ठीक। जब एफ डैश एक्स मैंने इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू डाल दी, अपन बोल देते हैं लेट्स से यहाँ पे मैं x1 एक वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ x3 है, यहाँ x4 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x1 वैल्यू डालता हूँ एफ डैश एक्स के अंदर, तो ये एफ डैश x1, और ये मेरा क्या आ रहा है, लेट्स से ये मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो नेचर ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा भाई ये, ठीक। इसी तरीके से अगर अपन बात करें, मैं बोलता हूँ दूसरा इंटरवल ले लेते हैं C1 to C2, यहाँ पे अपन साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करने के लिए x2 डाल देते हैं, तो ये होगा एफ डैश x2। लेट्स से यहाँ जो एफ डैश एक्स है मेरा वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन बात करें, इंटरवल ले लेते हैं C2 से C3, यहाँ पे फिर वैल्यू डाल के देखते हैं, एफ डैश एक्स में x3 डाल देते हैं, तो इस बार लेट्स से ग्रेटर देन 0, तो यहाँ फिर इंक्रीजिंग, ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं C3 से B, ठीक, और यहाँ पे मैं जब वैल्यू डालता हूँ, ये ध्यान से देखना है, एफ डैश x4, और ये भी मेरा ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब इंक्रीजिंग। तो एक चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ पे इससे पहले वाले इंटरवल में भी क्या था, ये इंक्रीजिंग था,
और यहाँ पे इंक्रीजिंग है, मतलब जो C3 होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, ये देखो इस वाले में। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि C1 से C2 में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और C2 से C3 में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज होते होते फिर इंक्रीज होने लगा। तो यहाँ जो पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट है इस केस में, C2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आ रही है ना बात। तो इस केस में अपन बात करें तो C2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और मुझे अगर लोकल मिनिमम वैल्यू पता करनी है यहाँ पे, तो क्या करेंगे अपन, सिंपली फंक्शन के अंदर C2 डाल दो, पॉइंट अपने पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी, एंड f ऑफ C2 इज लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब नेक्स्ट बोल रहा है इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो C2 टू C3 अपना जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा था, फिर C3 से B में फिर फंक्शन इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ अपन बोलेंगे C3 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है। अब इसमें C और जोड़ देते हैं, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। तो देखो इंक्रीज होते होते डिक्रीज हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है अपना ये वाले में। A टू C1 जो है फंक्शन मेरा इंक्रीज हो रहा है, फिर C1 से C2 डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो पॉइंट C1 है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं C1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड f ऑफ C1 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। ये फंक्शन fx माना अपन ने, ठीक है। चलिए, तो ये तो अपनी बात हो गई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से अपन किस तरीके से लोकल मैक्सिमा या मिनिमा या इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी अपन बता सकते हैं ना। अब अपन देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये नोमेन कुछ लिखा हुआ गलत है भाई, व्हेन fx इज डेरिवेबल। तो यहाँ पे शुरू के जो स्टेप्स हैं वो तो सेम टू सेम ही है। सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 रखो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, लेट्स से C1 C2 एंड C3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। फिर आप उस फंक्शन को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो, फिर डबल डिफरेंशिएट करके ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट्स को यहाँ रखो। जैसे C1 रखा आपने, अगर f डबल डैश x C1 जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो समझ जाना x इक्वल टू C1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर है। अगर f डबल डैश x की जो वैल्यू है C2 पे लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 वैल्यू आती है किसी पॉइंट पे तो समझ जाना x इक्वल टू C2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उल्टा होगा, जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो यहाँ मिनिमा होगा, लेस देन 0 आएगा तो लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर f डबल डैश x एट C3 इज ग्रेटर देन 0, फिर ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब x इक्वल टू C3 पे जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। अब एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मान लो f डबल डैश x इक्वल टू 0 आ गया, आपने कुछ पॉइंट रखा है इसके अंदर एक पॉइंट, और पॉइंट रखने पे इसकी वैल्यू कंप्लीट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाला था उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो समझ जाना दिस मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स एंड वी हैव टू चेक इट बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पे अपना कहने का मतलब क्या है कि जो f डबल डैश x जो इक्वल टू 0 आ गया ये टेस्ट फेल हो गया। मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने डबल डेरिवेटिव लिया इसका फंक्शन fx का, और इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट था अपने पास लेट से C5, जब मैंने इसमें डाला तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट है ना, ये कुछ नहीं बता पा रहा कि यहाँ पे C5 में फंक्शन जो है वहाँ पे लोकल मिनिमा होगा कि लोकल मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे C5 पे चेक करने के लिए कि यहाँ लोकल मिनिमा है कि मैक्सिमा है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो चेक करने के लिए अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे, जो कि अपन ने पहले बताया है। इससे पहले अगर C5 से पहले अगर मैं बात करूँ, इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग हो रहा है फंक्शन, ये C5 है मान लो ना, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो मतलब लोकल मैक्सिमा मिलेगा। अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो C5 पे अपना लोकल मिनिमा मिल जाएगा। या फिर आपका फंक्शन इंक्रीज होते होते फिर वापस इंक्रीज होने लग गया तो ये जो C5 आएगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है। या फिर डिक्रीज होते होते फिर डिक्रीज हो जाए तो ये जो पॉइंट C5 होगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो वहां पे अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपको मैक्सिमा और मिनिमा पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ चेंज वाली जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वही स्टेप्स यहाँ पे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लेते हैं क्या। सबसे पहले राइट वॉट एवर वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, सेम वही ड्रॉ फिगर, वॉट एवर वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लास्ट में सी अपने को क्या प्रूव करना है, प्रूव या फाइंड करना होगा, या फिर अपने को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी पड़ेगी किसी क्वांटिटी को। तो जिस क्वांटिटी को अपने को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो उसके लिए अपने को फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद मेक श्योर द फॉर्मूला इज इन वन वेरिएबल ओनली, अगर एक में नहीं है तो कन्वर्ट इन वन वेरिएबल। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट एंड पुट इक्वल टू 0, देन वी विल गेट क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। फिफ्थ अपन देख लेंगे कन्फर्मेशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, उसके लिए अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जब डबल डेरिवेटिव लेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, dy बाई डी एक्स
वाली चीज़ को, है ना। अगर डबल डेरिवेटिव लिया, मेरे 2 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है मान लो, है ना। मेरे पास यहाँ पे जब मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाले फोर्थ स्टेप में, मेरे आए C1 एंड C2, तो मैंने डबल डैश x निकाला और वहाँ पे जब C1 रखा और ये मेरा लेस देन 0 आया, तो जो C1 होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, C1 विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और वहीं पे F डबल डैश C2 मेरा ग्रेटर देन 0 आया, मतलब C2 विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। चलिए इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। तो फर्स्ट अपन ने क्वेश्चन जो लिया है दैट इज फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन द इंटरवल 0 to 3। देख लेते हैं भाई। तो अपने को fx गिवन है दैट इज 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25। f dash x निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 12x cube minus 24x square plus 24x माइनस 48। इसको अपन इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। यहाँ पे 12 अपन कॉमन निकाल सकते हैं, तो 12 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 प्लस टू 0। इसको फैक्टराइज करना चाहें तो यहाँ पे मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये होगा x माइनस 2 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो आएगा x माइनस 2। तो यहाँ से अपने जो फैक्टर्स आएंगे दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप बात करो तो मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 इक्वल है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है भाई, 12 तो अपना कांस्टेंट है। ये देखो x स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या? नहीं, मतलब ये ही 0 होगा तभी जाके पूरी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट अपना यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अपन ने x इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपने डोमेन के अंदर 0 और 3 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अपना मान लो, सपोज करो अपना जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बना है इसका ना, फॉर एग्जांपल अपन मान रहे हैं, मान लो कुछ इस तरीके से बना, ठीक। अब होगा क्या इस केस में, अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, ये मेरा एंड पॉइंट दिस इज 0 और मैं बोल देता हूं दिस इज 3, ठीक। अब यहाँ पे अपन ने जो बात की है x इक्वल टू 2, तो अपना जो क्रिटिकल पॉइंट है कोई यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट पे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे यहाँ पे कि ये तो अपनी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इस फंक्शन की, ठीक है। बट मैक्सिमम वैल्यू अपने को एंड पॉइंट पे मिल रही है, कुछ जरूरी नहीं एंड पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिले। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है भाई कि अपन ऐसा करें और इस तरीके से, इस केस में अपने को मिनिमम वैल्यू यहाँ पे एंड पॉइंट पे मिल जाएगी। तो आपको कहने का मतलब ये है, जब भी अपने डोमेन के अंदर इंक्लूडेड है एंड पॉइंट्स 0,3 जैसे इंक्लूडेड है, तो एंड पॉइंट्स पे अपन फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा चेक करते हैं। क्लियर है ना बात? चलिए, तो अब यहाँ पे अपने को 3 पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल ली है फंक्शन की। एक तो निकालना है x इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज x इक्वल टू 2 एंड थर्ड इज x इक्वल टू 3। इन 3 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। वहां से अपने को पता लगेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की। तो अपन fx अपने को गिवन है दैट इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। f 0 डाल के देख लेते हैं, 0 डालते ये 0 0 0 0 एंड 25, तो ये तो आ गई 25। ओके, अब डाल लेते हैं f ऑफ 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये वाला बनेगा 16 3 जा 48 माइनस 64 प्लस 12 इंटू 4 दैट इज 48 माइनस 48 इंटू 2 96 प्लस 25। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 48 प्लस 48 96, ये कट जाएगा। तो यहाँ से अपन बात करें माइनस 64 प्लस 25, तो ये अपना बचेगा माइनस का 39। ओके, इसी तरीके से अपन f ऑफ 3 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह 3 डालेंगे तो ये होगा 3 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। इसको जब सोल्व करेंगे अपन 16, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 25, ये 16 पॉजिटिव, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी अपनी 25। मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
दैट इज -39। तो यहाँ से अपन बता देंगे देयरफॉर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 25 एट x इक्वल्स टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू, ध्यान रखना यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन लिख देना है ना, वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज -39 एट x इक्वल्स टू, और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी बुक से। बोल रहा है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx where fx is sin x plus cos x on 0 to pi, दोनों अपने इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को फंक्शन दिया वो लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ डैश एक्स जो आएगा अपना दैट विल बी कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको इक्वल्स टू 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से साइन को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा कोस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, या फिर अपन ये भी कर सकते हैं यहाँ पे कोस एक्स और साइन एक्स इक्वल कहाँ होंगे 0 से पाई के बीच में, वो है पाई/4 है ना। फिर भी अपन दूसरे तरीका भी लगा सकते हैं, भाई कोस एक्स को मैं नीचे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई कोस एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया tan x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं x इक्वल्स टू पाई/4, ये अपना क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, अब अपने को पता है कि इंक्लूडेड है 0 और पाई, तो ये भी डाल के देखने पड़ेंगे। तो अपन बेसिकली 3 जगह पे वैल्यू निकालेंगे इसकी, x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू पाई/4 पे एंड x इक्वल्स टू पाई पे। तो अपन सबसे पहले कर लेते हैं f ऑफ 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस कोस 0, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू साइन 0, साइन 0 इज 0 प्लस कोस 0, दिस इज 0 ना, दिस इज 1, तो ये हो जाएगा 1। f ऑफ पाई/4, तो यहाँ से अपना साइन पाई/4 प्लस कोस पाई/4, और कोस साइन पाई/4 और कोस पाई/4 दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये अपना हो जाएगा 2/√2 जो कि अपना √2 होगा। नेक्स्ट अपन चेक करेंगे f ऑफ पाई, तो यहाँ पे अपना साइन पाई प्लस कोस पाई, साइन पाई इज 0 एंड कोस पाई इज -1, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू होगी -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू होगी √2, √2 बड़ा होता है ना 1 से, 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज √2 एट x इक्वल्स टू पाई/, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज what that is -1 at x equals to pi, and this is clear है। चलिए नेक्स्ट अपने पास में वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी अपन ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 लिया है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब मैक्सिमाइज करना है अपने को प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन। अपने को बोला है कि 2 नंबर्स हैं जिनका सम है 24, मैं बोलता हूँ लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। तो यहाँ से अपने को गिवन क्या क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, ठीक है, एंड अपने को मैक्सिमाइज करना है x इंटू वाई, तो अपने को करना है मैक्सिमाइज x इंटू वाई। तो यहाँ से बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, जो प्रोडक्ट है ना दैट इज इक्वल्स टू, मैं p मान लेता हूँ उसको, दैट इज x इंटू वाई। अब अपन ने जब स्टेप सीखे थे उसमें समझा था कि अगर आप फॉर्मूला जो भी लिख लो, जैसे प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली, तो यहाँ पे अपने को एक ही वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 हैं तो अपने को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 24 माइनस वाई, ये बोल सकते हैं अपन, और ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ ना, ये पुट करेंगे तो प्रोडक्ट विल बी 24 माइनस वाई इंटू वाई, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24y माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब अपने को क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, वहां पे ये मैक्सिमाइज होगा, तो अपन बोलते हैं dp बाई dy, रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो अपना क्या आएगा 24 माइनस 2y। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो 24 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू 24y इज इक्वल्स टू 12। अब अपन चेक कर लेते हैं भाई कि क्या इस पॉइंट पे जो फंक्शन बेसिकली प्रोडक्ट ही तो है अपना x इंटू वाई क्या मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d2p बाई डी वाई स्क्वायर। तो इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो 24 का तो होगा 0 माइनस 2, तो दिस इज -2, तो ये क्या है लेस देन 0। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब ये हुआ y इज इक्वल्स टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब क्या इस पॉइंट पे अपना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। तो यहाँ पे देखो अपने को x कहाँ से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे, y 12 है तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 माइनस 12 दैट इज 12। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू 12 प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट भी अपन ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 20 लिया है, एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर
सिलेंडर ऑफ ए गिवन सरफेस, भाई ध्यान रखना है गिवन क्या है अपने को, सरफेस एरिया, ठीक है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। मतलब क्या हुआ, h इक्वल्स टू 2r होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो गिवन जो है वो पहले मैं बोलता हूँ, लेट से अपने पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका एक डायग्राम बना लेते हैं अपन यहाँ पे। जो रेडियस है दिस इज आर एंड हाइट इज h। ओके, तो अपने को सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया दैट विल बी, एक तो अपना टॉप एंड बॉटम का सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम तो सर्कल ही है बेसिकली, तो इसका तो हो जाएगा 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू h, ठीक है। ओके, तो इस टोटल सरफेस एरिया को मैं मान लेता हूँ एस टोटल, एस टी, वो अपना हो गया 2πr² प्लस 2πrh। अब अपने को ध्यान रखना है ये चीज़ अपने को गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक काम कर सकता हूँ मैं, 2π कॉमन ले लो इसमें से, तो एस टी इज इक्वल टू 2π अपन ने कॉमन लिया, यहाँ से बचा r² प्लस आर एच। तो इस कांस्टेंट को मैं इसके नीचे ले जाऊं तो ये बन जाएगा एस टी बाई 2π दैट इज r² प्लस आर एच। तो ये चीज़ अपन ने कांस्टेंट बोली थी कि जो चीज़ गिवन है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डिवाइड में एक कांस्टेंट और आ गया तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो अपन बोल देते हैं लेट से k इज इक्वल टू है अपना एस टी बाई 2π। कॉम्प्लिकेट नहीं हो इसलिए अपन ने थोड़ा सा ऐसा किया है। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू r² प्लस आर एच। अब बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो v इज इक्वल टू होता है अपना πr² इंटू एच। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है बेसिकली, है ना, वहीं से अपन प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास में दो वेरिएबल्स हैं आर और एच, तो इसको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे, जो सरफेस एरिया से, यहाँ ये चीज़ गिवन है अपने को, एस गिवन था ना, तो यहाँ से कर लेते हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ लेट से 1, तो मैं बोलता हूँ फ्रॉम 1, तो यहाँ पे अपन जो एच है, ये जो h है इसको r की टर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम 1 अपन बोल सकते हैं कि h विल बी इक्वल्स टू k माइनस r² बाई r। इसको अपन पुट कर देते हैं वॉल्यूम के अंदर, तो v विल बी इक्वल्स टू πr² इंटू k माइनस r² बाई r। तो यहाँ से r से ये स्क्वायर कट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने h को इन टर्म्स ऑफ r लिखा है। क्यों लिखा, क्योंकि मेरी मर्जी थी, आर को आप एच की टर्म में लिख लो, कोई इशू नहीं है। सिंस मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो ये आर का स्क्वायर है, तो यहाँ से आर कुछ आएगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। एच को करोगे तो सिंपली आप यहाँ पुट कर सकते हो इस चीज़ को, है ना, और यहाँ आर आर कट भी जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस चीज़ प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। तो यहाँ से v इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई आर, आर अंदर मल्टीप्लाई कर दें भाई, तो ये बनेगा पाई आर के, तो थोड़ा अच्छा लगे इसको मैं लिखता हूँ k पाई आर माइनस पाई आर क्यूब। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, किस आर की किस वैल्यू पे ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से अपन कर लेते हैं dv बाई डी आर। तो यहाँ से देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये बचेगा पाई के या k पाई ए की बात है, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 3πr², ठीक है। तो यहाँ से इसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं अपन। तो लेट्स से पाई के माइनस 3πr² इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू अपने को बेसिकली क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से आएगा 3πr² इक्वल्स टू पाई के, तो यहाँ से r² विल बी पाई के बाय 3π। इसको कट कर देते हैं तो r विल बी इक्वल्स टू √k/3। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को इसको मैं हटा रहा हूँ, ये वाली चीज को, है ना। ओके, अब ये तो अपना क्रिटिकल पॉइंट आ गया भाई, r इज इक्वल्स टू दिस ना। अब अपन चेक कर लेते हैं क्या इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो वो अपन चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव से। तो इस बार अपन लेंगे d2v अपॉन dr²। तो देखो ये वाला अपना अपन ने निकाल चुके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इज दिस। तो इसको अगर करेंगे तो ध्यान से देखो, ये तो मेरे कांस्टेंट है दोनों, के वो कांस्टेंट ना, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 6πr आ जाए माइनस का, दिस विल बी माइनस 6πr। ओके, अब एक चीज देखो, r हमेशा पॉजिटिव होता है भाई रेडियस क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव तो होती नहीं है। तो मुझे बताओ ये पूरी क्वांटिटी और ये पॉजिटिव है 6π, इसके साथ माइनस लगा है, तो क्या लेस देन 0 है, यस। तो इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज लेस देन 0, मीन्स r इक्वल्स टू √k/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किस चीज का मैक्सिमम होना है यहाँ पे, वॉल्यूम। अब देखो अपना r जो है यहाँ से अपने को मिला था √k/3, इस r पे अपना वॉल्यूम जो था वो मैक्सिमम था, ठीक है। अपने को किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, हाइट और डायमीटर के बीच में। तो ये रेडियस है, इसको डायमीटर में चेंज कर लेते हैं। डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √k/3। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से 2। h निकाल लेते हैं, h कहाँ से निकालेंगे, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में अपन ने यहाँ पे h को अपन ने इन टर्म्स ऑफ k एंड r लिखा था। तो यहाँ से अपन h की वैल्यू निकाल लेते हैं, h इक्वल्स टू k
माइनस और अपना अंडर रूट के बाई 3 आया है जहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ रख देते हैं। ये होगा अंडर रूट के बाई 3 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के बाई 3। तो यहाँ से h विल बी इक्वल्स टू के माइनस के बाई 3। एलसीएम ले लेते हैं, 3 आएगा, 3k माइनस के और इसके अपॉन में है अपना अंडर रूट के बाई 3। तो यहाँ से h विल बी इक्वल्स टू, ऊपर तो बचेगा 2k बाई 3 अपॉन अंडर रूट के बाई, तो यहाँ से देखो इस वाले को k बाई 3 को डिवाइड करते हैं अंडर रूट के बाई 3 से, तो बेसिकली कट के क्या आ जाएगा, अंडर रूट के बाई, ये चीज़ आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के बाई 3। इसको बोल देते हैं 3। तो ध्यान से देखो, 2 डायमीटर क्या था, 2 अंडर रूट के बाई 3, हाइट भी कितनी है, 2 अंडर रूट के बाई 3। यही अपने को बताना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा जब अपने को सरफेस एरिया गिवन है किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का, उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे हाइट जो है वो इक्वल होगी डायमीटर के, और वही अपन ने यहाँ प्रूव कर दिया। तो अपन बोलेंगे फ्रॉम 2 and 3 h इक्वल्स टू डी, हेंस आपको पूरा लिख देना हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।